कहानी एडेलहार्ट एस्टेट से शुरू होती है, जहां हमारी नायिका इसाबेला बार्नाइन ड्यूक कैसियन एडेलहार्ट के साथ एक छोटी मुलाकात कर रही है। वो उसकी ठंडी, निर्णयात्मक नज़रों को महसूस करती है, जो उसे ऐसे देख रहा है जैसे वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। और बुरी बात यह है कि वो जानती है कि एक तरह से वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। जैसे ही वो उसे परोसी गई चाय की एक घूंट लेती है, वो सीधे मुद्दे पर आ जाता है और उससे उसके आने का कारण पूछता है। ये कुछ महत्वपूर्ण ही होगा, क्योंकि उसने आने से पहले उसे इसकी कोई सूचना नहीं दी थी। इसाबेला गहरी सांस लेती है और कहती है कि वो उनकी सगाई को खत्म करना चाहती है। ड्यूक चकित होता है, लेकिन वो कहती है कि वो जानती है कि दोनों में से कोई भी ये सगाई नहीं चाहता और इस तरह ये दोनों के लिए अच्छा होगा। वास्तव में हम पता लगाते हैं कि हमारी नायिका वास्तव में अपनी पिछली जिंदगी में पढ़े गए एक उपन्यास में ट्रांसमाइग्रेट हो गई है। वो पहले दक्षिण कोरिया में रहने वाली सून नाम की महिला थी। जब एक हफ्ते पहले एक कार दुर्घटना के बाद उसकी आत्मा इस उपन्यास में पहुंच गई और वो इसाबेला बार्नाइन के रूप में पुनर्जन्मित हुई, एक बेहद क्रूर महिला जिसने ड्यूक कैसियन से शादी करने के बाद ड्यूक के नाजायज बेटे ल्यूसियस की जिंदगी को नर्क बना दिया था। ये सब जलन के कारण था, क्योंकि उसकी तरह वो भी एक रईस की नाजायज संतान थी। लेकिन उसके विपरीत, जिसे उसके पिता ने अच्छा व्यवहार और प्यार दिया, इसाबेला को हमेशा बांड परिवार द्वारा बुरा व्यवहार मिला। उसने ल्यूसियस को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से चोट पहुंचाई, ये सोचकर कि उसे भी वही नर्क झेलना चाहिए जो उसने अपनी खुद की फैमिली में झेला था। और जब उसकी बुरी हरकतें सामने आईं तो उसे एडेलहार्ट परिवार से निकाल दिया गया और वो सड़कों पर भटकती रही, जब तक कि वो बीमार होकर एक मठ में अकेले मर नहीं गई। लेकिन हमारी नायिका जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो कौन बन चुकी है, जीवित रहने की योजना बनाना शुरू कर देती है। वो ल्यूसियस के लिए अच्छी माँ बनने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि ड्यूक एडेलहार्ट उससे नफरत करता है और वो ऐसे व्यक्ति से शादीशुदा नहीं रहना चाहती जो उससे घृणा करता हो। तो उसने फैसला किया कि सबसे अच्छा रास्ता सगाई को रद्द करना है। इसी उद्देश्य से वो एडेलहार्ट एस्टेट पहुंची, ताकि जितनी जल्दी हो सके अपनी योजना पर अमल कर सके। यही हमें वापस शुरुआती दृश्य में लाता है, उसकी छोटी मुलाकात ड्यूक कैसियन के साथ। जैसे ही उसने उसे बताया कि वो सगाई रद्द करना चाहती है, ड्यूक भ्रमित हो जाता है और पूछता है कि क्या ये उसका खुद का निर्णय है या काउंट बार्न का आदेश। बेला कहती है कि ये उसकी अपनी इच्छा है और उसके पिता को इसके बारे में कुछ पता नहीं। ये सुनकर ड्यूक खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि इस स्थिति में उनकी बातचीत यहीं खत्म होती है। लेकिन बेला हार मानने को तैयार नहीं। वो ड्यूक के पीछे खड़ी होकर उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे जाने से रोकने की कोशिश में। गुस्से में वो अपना हाथ छुड़ा लेता है ताकि वो उसे छूना बंद कर दे। तब बेला बताती है कि उसे वो असली कारण पता है कि ड्यूक ने उससे शादी के लिए क्यों सहमति दी थी। उसके पिता काउंट बार्नाइन ड्यूक का एक राज जानते हैं और उनकी चुप्पी के बदले काउंट ने कैसियन को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। ये सुनकर कैसियन आग बबूला हो जाता है। तो तुम्हें सब पता है और फिर भी तुम सगाई तोड़ना चाहती हो? बेला शांत स्वर में कहती है कि उसके पास वो जानकारी है जो ड्यूक चाहता है और वो अपने पिता को चुप रखेगी। बदले में वो चाहती है कि ड्यूक सगाई रद्द कर दे। संदेह से भरा कैसियन पूछता है कि उसे इतना सब कुछ कैसे पता है। स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकती कि उसने उपन्यास पढ़ा है, इसलिए बेला कहती है कि वो ये बताने में असमर्थ है, लेकिन आश्वस्त करती है कि इसके बारे में सिर्फ वो और काउंट ही जानते हैं। वो ड्यूक की प्रतिक्रिया का इंतजार करती है। कुछ मिनट बाद वो कहता है कि वो इस बारे में विचार करेगा और बाद में संपर्क करेगा, लेकिन फिलहाल वो उसे जाने के लिए कहता है। अपने रथ की ओर जाते हुए बेला की मुलाकात ल्यूसियस से होती है, ड्यूक कैसियन का बेटा। थोड़ा शर्माते हुए वो उसे दोपहर की चाय के लिए आमंत्रित करता है। उसकी नौकरानी उसे याद दिलाती है कि पहले उसे अपना परिचय देना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही बेला मुस्कुराकर उसे यंग मास्टर एडेलहार्ट कहकर अभिवादन करती है। ल्यूसियस प्रभावित और खुश है कि वो उसे पहचानती है। बेला औपचारिक रूप से अपना परिचय देती है और उसके निमंत्रण के बारे में सोचती है। वो जानती है कि अगर सब योजना अनुसार हुआ तो जल्द ही वो तलाकशुदा हो जाएगी, और अगर वो निमंत्रण स्वीकार कर लेती है तो लड़का ये सोचेगा कि वो उसकी सौतेली माँ बन जाएगी। विनम्र होकर वो कहती है कि अफसोस उसकी पहले से ही कोई दूसरी प्रतिबद्धता है और वो उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकती। ल्यूसियस शर्मिंदगी से माफ़ी मांगता है। बेला कहती है कि माफ़ी की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो उसके साथ नहीं जा सकती। वो उसे अलविदा कहती है और चली जाती है। उसे उपन्यास का भविष्य वाला ल्यूसियस याद आता है, एक ठंडा गणनावादी व्यक्ति जो अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं था। लेकिन आज का ल्यूसियस एक प्यारा नम्र बच्चा था। उपन्यास में अपने बचपन में वो सत्ता और लालच के खेल में अकेला था। जब ड्यूक ने उसे उत्तराधिकारी घोषित किया तो कई लोग इसके खिलाफ थे। वे मानते थे कि ड्यूक को एक वैध बेटे के जन्म का इंतजार करना चाहिए और सामान्य नाजायज बच्चे को उत्तराधिकारी बनाना हास्यास्पद है। ड्यूक हमेशा ल्यूसियस का बचाव करता था और दिखाता था कि ये उसका फैसला है और वो इसके विरोधियों को दंड देगा, लेकिन अनजाने में इससे ल्यूसियस पर और दबाव पड़ा।
राज्य की युवा महिलाएं ल्यूसियस की मां के बारे में गपशप करती, ये मानते हुए कि वो कोई झुग्गी बस्ती की परेशान औरत होगी। वे मजे लेते हुए सोचती कि अगर वे ड्यूक से शादी करें तो उस बच्चे को क्या करें, शायद उसे किसी दूसरे देश के अकेडमी भेजने या किसी मठ में। इस बीच बेचारा ल्यूसियस उसी तनाव में रहता, चारों ओर से बकवास बातें सुनते हुए और केवल एक ही चीज की इच्छा करते हुए, एक माँ की। बेला काउंट बार्न की एस्टेट लौटती है। वो अभी भी ल्यूसियस के बारे में सोच रही है कि कहीं वो उदास या रो न रहा हो क्योंकि उसने उसका निमंत्रण ठुकरा दिया। वो खुद को डांटती है और याद दिलाती है कि उसे अपनी सगाई खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो बेहतर जीवन जी सके। जैसे ही वो हवेली के अंदर प्रवेश करती है, एक सुनहरा बालों वाला पुरुष कहता है कि वो कहाँ थी। बेला चिढ़ जाती है, उसका छोटा भाई डेरेक बॉन्ड घर पर है। जब वो जवाब नहीं देती तो डेरेक फिर से पूछता है। बेला उसे नजरअंदाज करती है, अंदर ही अंदर चिढ़ते हुए कि वो सिर्फ उसे तंग करने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। वो सोचने लगती है कि उपन्यास की इसाबेला भले ही खलनायिका थी, लेकिन असल में सिर्फ एक पीड़ित थी। उसकी माँ बान परिवार की नौकरानी थी जिसकी सुंदरता ने काउंट का ध्यान खींच लिया था। कुछ समय बाद इसाबेला का जन्म हुआ। अपनी बेटी की सुरक्षा के डर से उसकी मां भाग गई, लेकिन बीमार होकर मरने वाली थी, इसलिए उसने काउंट को मदद के लिए पत्र लिखा। काउंट ने नौकरानी के बच्चे का पता चलने पर मदद करने के बजाय उन्हें मरवाने के लिए आदमी भेजा, लेकिन जैसे ही उसने इसाबेला को देखा उसे लगा कि वो भी अपनी मां की तरह खूबसूरत है और सही सौदे से वो अपनी नाजायज बेटी की शादी कर सकता है। उसने लड़की को धोखा दिया कि अगर वो उसके साथ आएगी तो वो उसकी मां का इलाज करवा देगा। कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मां को बचाने के लिए इसाबेला उसके साथ चली गई, जहां उसे पापिन की तरह रखा गया। डेरेक इससे नाराज था और उसने अपना गुस्सा इसाबेला पर निकाला। बेला तभी अपने विचारों से बाहर आती है जब डेरेक उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे खींचकर कहता है कि वो उसे नजरअंदाज क्यों कर रही है। वो कहती है कि वो थकी है और उससे कुछ नहीं कहना चाहती। डेरेक उसका हाथ और कसकर पकड़ लेता है, गुस्से में ये सोचकर कि अब वो ड्यूक एडेलहार्ट की मंगेतर है, इसलिए घमंड दिखा रही है। बेला जवाब देती है कि हालात सचमुच बदल चुके हैं। वो ड्यूक की पत्नी बनकर साम्राज्य की 3 डचेस में से एक बन जाएगी और डेरेक को उसका सम्मान करना होगा। सच चुपता है, डेरेक उसे जोर से धक्का देता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। अगले दिन बेला अपने कमरे में जागती है, भ्रमित कि वो वहां कैसे पहुंची। उसे आखिरी बात याद है, सीढ़ियों से गिरना। उसकी नौकरानी अंदर आती है और पूछती है कि क्या उसे कहीं दर्द है। बेला कहती है कि उसका पूरा शरीर भारी लग रहा है। एनी, उसकी निजी नौकरानी, कहती है कि ये दर्द इसलिए है क्योंकि युवा मास्टर डेरेक ने उसे धक्का दिया था। वो उसे डॉक्टर की दी हुई दवा और एक पत्र देती है जिस पर एडेलहार्ट की सील है। बेला चकित होती है कि ये पत्र किसने भेजा। क्या ड्यूक ने पहले ही सगाई खत्म करने का फैसला कर लिया है? असल में ये पत्र ल्यूसियस का है। उसने लिखा है कि उसके शिक्षक ने उसे बताया कि किसी को औपचारिक रूप से दोपहर की चाय के लिए निमंत्रण पत्र भेजा जाता है, इसलिए वो उसे औपचारिक निमंत्रण भेज रहा है। अनजाने में बेला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी पिछली जिंदगी में उसे अपनी असली माँ की कोई याद नहीं थी। जब उसके पिता ने दोबारा शादी थी तो एक सौतेली माँ मिलना उसके लिए किसी सपने की तरह था। लेकिन एक दिन उसने सुना कि उसकी सौतेली माँ गर्भवती है और नए बच्चे के जन्म के बाद वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती थी, क्योंकि 2 बच्चों की देखभाल करना मुश्किल होगा। इसीलिए उसके आंसू भर आए, क्योंकि वो जानती है कि जिससे आप प्यार करते हैं उसके द्वारा ठुकराए जाना कितना दर्द देता है। बेला ल्यूसियस को उत्तर लिखती है और अपनी नौकरानी से कहती है कि उसे तुरंत पहुंचा दे। वो थक कर कुर्सी पर झुक जाती है और डेरेक से कैसे निपटना है ये सोचने लगती है। शायद सगाई तोड़ने से पहले उसे उससे बदला लेना चाहिए। वो जानती है कि सगाई खत्म होने के बाद भी उसका परिवार उसे किसी और मर्द से शादी कराने की कोशिश करेगा। अगर उसे जीवित रहना है तो उसे पैसा और जानकारी जुटानी होगी। एक साधारण चोगा पहनकर वो सूचना गिल्ड की ओर निकल पड़ती है। उधर ड्यूक की एस्टेट पर ल्यूसियस बड़ा उत्साहित होकर लेडी बारनाइन का पत्र खोलता है। पत्र में लिखा है कि वो उसके निमंत्रण की सराहना करती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी दूसरी योजनाएं थीं और वो नहीं आ सकी। ल्यूसियस उदास होकर अपनी नौकरानी से पूछता है कि कहीं लेडी बारनाइन उससे नापसंद तो नहीं करती क्योंकि वो नाजायज हैं। क्या यही कारण है कि वो सगाई भी रद्द करना चाहती है? उम्मीद भरे स्वर में वो कहता है कि उसे लगता है कि वो लेडी बारनाइन का मन बदल सकता है। नौकरानी उसे स्नेह से आश्वस्त करती है कि वो एक प्यारा बच्चा है और निश्चित ही लेडी बारनाइन इसे देख पाएंगी, शायद वो सच में सिर्फ व्यस्त होंगी। इसके बाद ल्यूसियस ये तय करता है कि वो इसाबेला के लिए एक उपहार खरीदेगा। हर किसी को उपहार पाना पसंद होता है। शायद इससे वो खुश हो जाए और अपने जवाब पर फिर से विचार करे। दोनों शहर की ओर निकलते हैं। शहर के बीचों बीच हमारी नायिका चल रही है, गिल्ड का रास्ता खोजते हुए। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई देती है। आवाज के दिशा में देखकर वो लूसियस को उत्साहित होकर अपनी नौकरानी की ओर देखते हुए दौड़ते हुए देखती है। उसी कारण उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। बेला जानती है कि उसे लूसियस के साथ और जुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो उसे अनदेखा भी नहीं कर सकती। आखिर वो उपन्यास की फैन थी और जानती थी कि लूसियस कितना प्यारा बच्चा है। वो उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है।
लूसियस उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो कहती है कि उसे एडलहार्ट एस्टेट वापस जाना चाहिए और अपने घुटनों पर लगी खरोंचों का इलाज करना चाहिए। वो इनकार करता है और कहता है कि वो शहर उसके लिए उपहार खरीदने आया है। बेला इस भावना से खुश होती है, लेकिन उसे याद दिलाती है कि उसकी सेहत सबसे ज़रूरी है। लूसियस मौके का फायदा उठाकर उसे आज उसके साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित करता है। युवा लूसियस की जिद देखकर बेला मान जाती है। विभिन्न मिठाइयों और कुकीज़ से घिरी हुई बेला उससे पूछती है कि आखिर उसने इतनी इच्छा से उसके साथ चाय क्यों पीना चाहा। शर्माते हुए लूसियस बताता है कि वो उसे आधिकारिक रूप से अपनी सौतेली माँ बनने के लिए पूछना चाहता था। बेला चिंतित होकर कहती है कि दुर्भाग्य से वो उसकी सौतेली माँ नहीं बन सकती। लूसियस सीधा पूछता है, क्या इसलिए क्योंकि वो नाजायज़ है? उसने बगीचे में महिलाओं को उसके बारे में बातें करते सुना था। बेला कहना शुरू करती है कि वजह ये नहीं है। तभी दरवाज़ा खुलता है और ड्यूक कैसियन अंदर आते हैं। इसाबेला को वहां देखकर चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं कि इसाबेला लूसियस के साथ अकेली क्यों है। इसाबेला ड्यूक कैसियन की प्रतिक्रिया को समझती है। आखिरकार वो जानती है कि क्यों उसके जैसी नाजायज़ जन्मी लड़की एक इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति से सगाई कर पाई और क्यों उसके पिता ने ड्यूक को ब्लैकमेल किया। क्योंकि लूसियस वास्तव में कैसियन का बेटा नहीं है। जूलिया एडलहार्ट, जिसका नाम वर्षों से एडलहार्ट एस्टेट में प्रतिबंधित था, पूर्व ड्यूक एडलहार्ट की पहली संतान थी और कैसियन की बड़ी बहन। बचपन में जब कैसियन अपने क्रूर पिता के हाथों अत्याचार सहता था, तो जूलिया ही एकमात्र व्यक्ति थी जो उसके प्रति दयालु और समझदार थी। वो उसके लिए वास्तविक परिवार जैसी थी। बड़े होते हुए दोनों अलग अलग घेरों में चले गए और एक दूसरे से दूर हो गए। फिर भी कैसियन को सुकून था, ये सोचकर कि शायद जूलिया पिता की क्रूरता से दूर रह सकेगी। लेकिन दुखद रूप से पूर्व ड्यूक को पता चला कि जूलिया गर्भवती है और उसने बिना विवाह के बच्चा होने की हिम्मत करने की वजह से उसे भयंकर दंड दिया। जब कैसियन को ये पता चला तो उसने अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। जूलिया अपने भाई की रक्षा और देखभाल के लिए हमेशा आभारी रही। दुर्भाग्य से जूलिया की मृत्यु लूसियस को जन्म देते समय हो गई। अपनी बहन की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कैसियन ने ये बोझ खुद पर ले लिया, ये कहते हुए कि लूसियस उसका नाजायज़ बेटा है और वही उसका उत्तराधिकारी होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था जब 1 वर्ष पहले लूसियस अचानक बीमार पड़ गया। उसके सीने पर एक काले रंग की रहस्यमयी रून दिखाई दी। तभी कैसियन को पता चला कि लूसियस बीमार नहीं बल्कि श्रापित है, एक वंशानुगत श्राप से। कैसियन ने अनुमान लगाया कि ये श्राप लूसियस के असली पिता से जुड़ा है। ड्यूक ने उसके असली पिता की खोज शुरू की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तभी एक दिन काउंट बान उसके पास आया और कहा कि उसे लूसियस के वास्तविक माता पिता के बारे में सच्चाई पता है। कैसियन ने अनजान बनते हुए कहा कि वो जो कह रहा है वो बकवास है, क्योंकि वही लूसियस का पिता है। काउंट ने खुलासा किया कि उसे पता है कि लूसियस की माँ वास्तव में कैसियन की बहन जूलिया एडलहार्ट थी। उसने एक कागज़ का टुकड़ा दिखाया और कहा कि उस पर लूसियस के असली पिता का नाम लिखा है और यदि कैसियन उसकी बेटी इसाबेला से शादी कर ले तो वो कागज़ उसे दे देगा और अपनी मृत्यु तक ये सच किसी को नहीं बताएगा। विचारों से बाहर आकर इसाबेला समझती है कि कैसियन की प्रतिक्रिया उचित है, क्योंकि उसने भी ड्यूक को मनाने के लिए यही जानकारी का उपयोग किया था। लूसियस पिता की कठोर आवाज़ महसूस करते हुए कहता है कि इसाबेला ने कुछ गलत नहीं किया, वो तो उसे चाय के लिए उसने ही बुलाया था। कैसियन उसे अनदेखा करते हुए कमरे में जाने का आदेश देता है। लूसियस हिचकिचाता है, लेकिन इसाबेला उसे आश्वस्त करती है कि वो जाए, क्योंकि उसे वास्तव में ड्यूक से बात करनी है। लूसियस के जाने के बाद कैसियन पूछता है कि उसे उसकी उपस्थिति के बारे में क्यों नहीं बताया गया। इसाबेला बताती है कि वो संयोग से शहर में लूसियस से मिली और उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वो उठकर ड्यूक से माफ़ी मांगती है, क्योंकि लगता है कि उसका निमंत्रण स्वीकार करना ड्यूक को अप्रसन्न कर गया। उठते समय कैसियन की नज़र इसाबेला की कलाई पर पड़े बैंगनी निशानों पर पड़ती है। वो सहज रूप से उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि यह कैसे हुआ? क्या काउंट बार्न ने ऐसा किया? शर्माते हुए इसाबेला बताती है कि बात वैसी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं, और जैसे कि उनकी सगाई लगभग खत्म होने वाली है और वो दोनों अजनबी बन जाएंगे, तो कैसियन को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन कैसियन कहता है कि उसने कभी सगाई खत्म करने के लिए सहमति नहीं दी, और स्पष्ट रूप से वो उसकी चिंता करता है, क्योंकि वो अभी भी उसकी मंगेतर है और उसे जानने का अधिकार है कि उसके साथ बर्न परिवार में क्या हो रहा है। केवल उपन्यास से प्राप्त अपने निष्कर्षों पर आधारित इसाबेला कैसियन की चिंता पर विश्वास नहीं करती और उससे अपना हाथ छोड़ने को कहती है। वो कहती है कि वो बस कल रात फिसल गई और सीढ़ियों से गिर गई थी, ये कुछ गंभीर नहीं था।
कैसियन समझ जाता है कि वो सच नहीं बताएगी, इसलिए वो उसका हाथ छोड़ देता है। महल पर इसाबेला को वापसी के लिए रथ में बिठाने के बाद वो झुंझलाहट में चला जाता है। वो अपने सहायक लोगन को आदेश देता है कि वो पता लगाए कि इसाबेला के साथ उसके परिवार में कैसा व्यवहार किया जाता है। उसकी कलाई के निशान देखकर कैसियन मानता है कि वो किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का शिकार है। सीन काट होता है, हमारी नायिका रथ में बैठी है। वो कोचमैन से कहती है कि उसे शहर की कोटनी स्ट्रीट पर उतार दे, लेकिन कोचमैन कहता है कि ड्यूक ने सख्त आदेश दिए हैं कि उसे सीधा बर्न महल ले जाया जाए। बेला विनती करती नज़रों से कहती है कि उसे वास्तव में शहर में कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं और प्रॉमिस करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। कोचमैन मान जाता है। बेला उस जगह पहुंचती है जिसे वो सूचना गिल्ड मानती है, एक छोटा सा पब। वो काउंटर पर जाती है और मेज़ पर 2 बार दस्तक देती है। ठक ठक। मुझे लेमन और आइस के साथ एक ग्लास असेंट चाहिए, वो कहती है। असेंट साम्राज्य में एक लोकप्रिय पेय है, लेकिन इस पब में इसे इस तरह ऑर्डर करना सिएरा गिल्ड के लीडर से मिलने का पासवर्ड है। बारटेंडर पूछता है कि क्या वो सच में यही ऑर्डर करना चाहती है। वो कॉन्फिडेंटली हाँ कहती है। उसे ये गुप्त कोड इसलिए पता है क्योंकि उपन्यास में 13 साल बाद कैसियन की मृत्यु के बाद लूसियस अपने असली माता पिता की सच्चाई जानकर धोखा महसूस करता है और सिएरा गिल्ड के लीडर को ढूंढता है। अंत में वो गिल्ड मास्टर का दोस्त बन जाता है और इसी कारण बेला को पता है कि मुलाकात कैसे मांगी जाती है और ये भी कि वो गिल्ड लीडर पर भरोसा कर सकती है। लेकिन भरोसे से भी बढ़कर बेला जानती है कि जानकारी इन गिल्डों का असली तखाना है, और क्योंकि वो उपन्यास में पुनर्जन्मी हुई, उसके पास ढेर सारी मूल्यवान जानकारी है, इतनी ज़्यादा कि सैमुअल गिल्ड लीडर खुद को रोक नहीं पाएगा। इसाबेला को एक निजी कमरे में ले जाया जाता है और अटेंडेंट उसे कहता है कि वो इंतज़ार करे। वो उसे पानी का ग्लास देता है। उसी समय बेला उस आदमी से एक परिचित खुशबू महसूस करती है, रकेरा की खुशबू, एक अत्यंत महंगी जड़ी बूटी जो अपनी शांत सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। ये महसूस करते ही वो आदमी की कलाई पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, इंतजार करने का कोई कारण नहीं, आपसे मिलकर खुशी हुई, सिएरा गिल्ड के लीडर सैमुअल। जिज्ञासु होकर सैमुअल पूछता है कि उसने कैसे पहचाना। बेला बताती है कि सैमुअल की छोटी बहन की सेहत बहुत कमजोर रहती है। वो अक्सर उसे शांत करने के लिए रकेरा का उपयोग करता है, इसलिए ये खुशबू उसकी पहचान बन गई है। वो ये भी जोड़ती है कि उसकी अंगूठी में जो अंगूठी है वो उसकी उपस्थिति बदलने वाली वस्तु है। प्रभावित होकर सैमुअल मुस्कुराता है। वो अंगूठी उतारता है और अपने असली रूप में प्लैटिनम सफ़ेद बाल और सुनहरी आंखों वाला दिखाई देता है। वो पूछता है कि इसाबेला उससे क्या चाहती है। वो कहती है कि वो एक वस्तु बेचकर पैसा चाहती है और उसे कहती है कि वो एक डॉक्टर एरन लेनर को ढूंढे। लाल बाल, हरी आंखें, शहर के बाहरी हिस्से में रहती है। बेला जानती है कि भविष्य में यही डॉक्टर सैमुअल की बहन की बीमारी का इलाज बनाएगी। सैमुअल पूछता है कि उसके बदले उसे क्या मिलेगा। बेला थैले को छूते हुए कहती है कि उसमें इतना है कि उसके काम आ जाएगा, लेकिन वो गिल्ड के साथ लंबे समय तक संबंध रखना चाहती है, इसलिए वो सैमुअल को उसकी बहन को ठीक करने का तरीका भी बताएगी। सैमुअल आश्चर्यचकित है। वो पिछले 7 सालों से अपनी बहन के इलाज की तलाश में है, जिससे बेला सोचने लगती है कि क्या वो आर्या को सच में ठीक कर पाएगी। हमारी नायिका बताती है कि उपन्यास जिसमें वो पुनर्जन्मी हुई उसका नाम है आर्या ऑफ लाइट, और आर्या सैमुअल की बहन उपन्यास की नायिका है। वो कमजोर है लेकिन उसका दिल दुनिया में सबसे गर्मजोशी वाला है, और लूसियस जो कैसियन के धोखे से पत्थर दिल हो चुका था, उसकी कोमलता से प्रभावित हो जाता है। और वही दिव्य शक्ति जो आर्या को बीमार कर रही थी, अंत में लूसियस को श्राप से मुक्त करने वाली रोशनी बनती है। बेला कहती है, टैलिन फूलों को पानी में उबालकर अपनी बहन को पिलाओ। ये सिसिया राज्य में उगते हैं और जिस भी व्यक्ति द्वारा खाए जाते हैं उन्हें शक्ति देते हैं। सैमुअल सावधानी से पूछता है कि उसे उसकी बात क्यों माननी चाहिए। बेला कहती है कि उस पर विश्वास करना या न करना उसकी अपनी पसंद है। वो कहता है कि जब तक उसके पास इस उपाय के काम करने का सबूत नहीं होगा, वो उसे वो जानकारी नहीं दे सकता जो उसने मांगी है। बेला मानती है कि वो एरन को ढूंढना उसके लिए भी फायदेमंद होगा। हमारी नायिका मानती है कि अगर वो एरन की संरक्षिका बन जाए और उसकी मदद करे कि वो आर्या की बीमारी का इलाज विकसित कर सके, तो वो सैमुअल के साथ एक शक्तिशाली गठबंधन बना सकती है। सैमुअल इसाबेला की मदद करने के लिए मान जाता है और पूछता है कि क्या उसे और भी कुछ चाहिए। एक हल्की मुस्कान के साथ इसाबेला कहती है, हाँ, लेकिन फिलहाल हमें नहीं पता कि उसने सैमुअल से और क्या मांगा। शाम की शुरुआत में इसाबेला बार्नी मैंशन लौट आती है, ये सोचकर राहत महसूस करती हुई कि किसी ने उसकी गैर मौजूदगी नोटिस नहीं की। जैसे ही वो अपने कमरे तक पहुंचती है, उसकी एक नौकरानी उसे बताती है कि डिनर परोसा जा चुका है।
जब वो डाइनिंग रूम में प्रवेश करती है तो अपनी पूरी फैमिली को वहां देखती है, काउंट, उसके 2 बेटे और काउंटेस। इसाबेला नोटिस करती है कि आज रात काउंट सामान्य से अधिक चौकन्ना लग रहा है। काउंट बारना अपनी बेटी को अपनी ओर देखते हुए नोटिस करता है और पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रही है। बेला माफी मांगती है और कहती है कि वो बस कुछ सोच रही थी। परिवार सामान्य रूप से खाना खाता है और जैसे ही काउंट खाना खत्म करता है वो अपनी बेटी को बुलाता है। इसाबेला, मैंने सुना तुम कल एडलहार्ट एस्टेट गई थी। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? बेला जानती है कि उसे अपने पिता से झूठ बोलना चाहिए, लेकिन वो सच कह देती है कि वो ड्यूक से उनकी संगाई रद्द करने का अनुरोध करने गई थी। और हाँ, मुझे भी समझ नहीं आया कि उसने झूठ क्यों नहीं बोला। उम्मीद है आगे कहानी में इसका कारण समझाया जाएगा। शुरुआत में उसने जो सुना उस पर यकीन न करते हुए काउंट फिर से उसे सवाल करता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो कहती है कि उसने ड्यूक से कह दिया कि उसे उससे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। गुस्से से भरकर काउंट इसाबेला के पास आता है और उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है। वो उसे घृणा भरी नजरों से देखता है। मेरी सहनशीलता का इम्तिहान मत करो इसाबेला। डाइनिंग हॉल छोड़ते हुए साफ साफ गुस्से में काउंट उसे सूचित करता है कि वो ड्यूक से बात करेगा, लेकिन शादी तय योजना के अनुसार ही होगी। मेरी बात याद रखना इसाबेला, ताकि तुम फिर कभी मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत न करो। जैसे ही काउंट बाहर जाता है, डेरेक मौके का फायदा उठाकर अपनी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो सचमुच पागल हो गई होगी। मुझे यही सब कहने वाले हो तुम? इसाबेला पूछती है, कोशिश करते हुए कि इतने जोरदार थप्पड़ के निशान के बावजूद खुद को शांत रख सके। उलझन में डेरेक पूछता है कि वो उससे और क्या उम्मीद कर रही थी, माफी या शायद थोड़ी सी चिंता? इसाबेला जवाब देती है, आखिर पिछली रात उसी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था। हंसते हुए ताने भरे अंदाज में डेरेक कहता है कि इसाबेला हाल ही में बहुत अजीब बर्ताव कर रही है और उसे चाहिए कि वो चुप रहे और पहले की तरह गायब हो जाए। अपने भाई की बात अनसुनी करते हुए पूछती है कि क्या उसे सच में अपने किए पर कोई अपराध बोध नहीं महसूस होता? मरा भी रहूं तब भी मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। डेरेक तुनक जाता है। बेला चुपचाप चमकते हुए तरल या ग्लोइंग लिक्विड को गिरा देती है। वो उसे हल्का सा टकराती है, ये सोचते हुए कि उसने उसे खुद को सुधारने का मौका दिया था। फिर हम देखते हैं कि असल में वो टक्कर इसलिए थी कि चमकता तरल डेरेक के पैर पर गिर जाए बिना उसके महसूस किए। हम वापस उस बातचीत पर लौटते हैं जो पहले बेला ने सैमुअल से की थी। उसका अतिरिक्त अनुरोध ये था कि उसे ऐसी चीज चाहिए जो किसी को सीढ़ियों से गिरा दे लेकिन बिना गंभीर रूप से चोट पहुंचाए। सैमुअल को ये अनुरोध अजीब और काफी हल्का लगता है। असल में बेला किसी को तकलीफ देना पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेरेक सजा का हकदार नहीं है। मुस्कुराते हुए सैमुअल उसे एक छोटी शीशी देता है जिसमें चमकता हुआ नीला तरल भरा होता है। हम वर्तमान में लौटते हैं और देखते हैं कि बेला अपने कमरे की ओर जा रही है, ये सोचते हुए कि जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकल जाना चाहिए। अगले दिन एडलहार्ट एस्टेट में हम देखते हैं कि कैसियन अपने ऑफिस में है जब उसके सहायक में से एक जांच की रिपोर्ट देने आता है। सहायक कहता है कि भले ही काउंट बार्न दूसरों के सामने अपनी बेटी की बहुत परवाह करता हुआ दिखता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि परिवार उसे नज़रअंदाज करता है। यहाँ तक कि काउंटेस भी उसे तकलीफ पहुंचाने के तरीके ढूंढती है। कभी कभी बहाने बनाकर उसके कमरे में बंद कर देती है और कई दिनों तक उसे खाना नहीं देती। कैसियन पूछता है कि क्या उनके द्वारा इसाबेला को मार में पीटने का कोई रिकॉर्ड है। उसका सहायक कहता है नहीं, और कैसियन को ये बात मानना मुश्किल लगता है। अगर परिवार उसे नहीं मारता तो फिर उसकी कलाई पर वे निशान कैसे आए? वो खुद स्थिति का अंदाजा लगाने का फैसला करता है। काउंट के एस्टेट की ओर जाते हुए कैसियन गहरी सोच में डूबा होता है। वो फिर से इसाबेला से पूछेगा कि उसे वे चोटें और कलाई के निशान कैसे लगे। लेकिन अगर ये सच हुआ कि वो बार्ने मैंशन में सच में तकलीफ झेल रही है तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी ही अनिश्चितता और योजना की कमी से चौंकर, जो आमतौर पर उसके स्वभाव के खिलाफ है, वो काउंट के एस्टेट की ओर बढ़ता जाता है। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए योग्रेस, बर्ने मैंशन का एक नौकर नए नए पहुंचे ड्यूक कैसियन से कहता है। लेडी बर्नाइन आज अच्छा महसूस नहीं कर रही, शायद बेहतर होगा कि आप किसी और दिन वापस आएं। बटलर की जिद के बावजूद कैसियन ने इसाबेला को बस कल ही देखा था। एक दिन में वो इतनी बीमार नहीं हो सकती। कैसियन जिद करते हुए कहता है कि वो नहीं जाएगा और वो लेडी बर्नाइन से अभी मिलना चाहता है। इधर अपने कमरे में बेला आईने में अपने गाल पर सूजे हुए नीले बैंगनी निशान को देखती है। इसके बावजूद वो संतुष्ट दिखाई देती है। थोड़ी देर पहले उसकी एक नौकरानी ने उसे बताया था कि युवा मास्टर डेरेक फिसलकर सीढ़ियों से गिर पड़ा है। वो बिस्तर पर लेट जाती है, खुशी खुशी ये सोचते हुए कि इसका मतलब है कि उसे कुछ समय तक डेरेक को नहीं देखना पड़ेगा।
शायद मुझे अपने गाल के इस चोट के निशान का फायदा उठाकर थोड़ी और नींद ले लेनी चाहिए। उसकी योजना बिगड़ने वाली है जब कोई उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। चिढ़कर जो भी हो उसे कमरे में आने की अनुमति देती है। उसकी निजी नौकरानी जल्दी जल्दी घबराई हुई अंदर आती है और बताती है कि लेडी के लिए एक मेहमान इंतजार कर रहा है। इसाबेला हैरान होकर अपनी नौकरानी से पूछती है क्योंकि उसे आज के लिए कोई मुलाकात याद नहीं है। नौकरानी बताती है कि मेहमान ड्यूक एडलहार्ट हैं। अचानक हुई इस मुलाकात से सदमे में बेला सोचती है कि क्या ड्यूक संगाई खत्म करने आए हैं। वो अपने चेहरे पर हाथ रखती है और महसूस करती है कि वो ड्यूक से इस तरह नहीं मिल सकती, वरना वो उसके गाल का निशान देख लेगा। वो नौकरानी से कहती है कि वो ड्यूक से माफ़ी मांग ले और बता दे कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही, इसलिए उनसे नहीं मिल पाएंगी। एनी बाहर जाती है और कुछ मिनट बाद चिंतित चेहरा लिए लौटती है। एनी समझाती है कि ड्यूक हर हाल में इसाबेला से मिलने पर अड़े हैं। वो वर्तमान में मैंशन के रिसेप्शन रूम में इंतजार कर रहे हैं। दोनों गहरी सांस लेते हैं, जानते हुए कि स्थिति और उलझ गई है। ये समझते हुए कि उसे ड्यूक से मिलना ही होगा, बेला एनी से तैयार होने में मदद करने को कहती है। एनी जितना हो सके इसाबेला को तैयार करती है, यहाँ तक कि मेकअप भी लगाती है। इसके बावजूद उसके चेहरे पर चोट का निशान साफ दिख रहा है। एनी घबराने लगती है। अगर ड्यूक ने उसके गाल का ये निशान देख लिया तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। बेला को एक आइडिया आता है और वो एनी से एक चौड़ी किनारी वाली टोपी लाने को कहती है। उस चोट वाले हिस्से की तरफ झुकाकर टोपी पहनकर इसाबेला ड्यूक से मिलने निकलती है। वेटिंग रूम के दरवाजे पर घर का बटलर सुझाव देता है कि वो वापस अपने कमरे में चली जाए। बेला इस बात पर जोर देती है कि ड्यूक ने खुद उसकी उपस्थिति का अनुरोध किया है। बटलर समझाता है कि फिलहाल काउंटेस ड्यूक से बात कर रही हैं। ये सुनकर बेला हैरान होती है। काउंटेस? वो क्या प्लान कर रही है? बेला सोचती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब पहले से भी ज्यादा उसे यकीन हो जाता कि उसे उस कमरे में जाना ही होगा। आत्मविश्वास के साथ इसाबेला वेटिंग रूम में प्रवेश करती है। वो सुनती है कि काउंटेस ड्यूक से माफ़ी मांग रही हैं, ये कहती हुई कि इसाबेला आज सच में अच्छा महसूस नहीं कर रही और उन्हें किसी और दिन वापस आना चाहिए। जैसे ही काउंटेस किसी के अंदर आने की आवाज़ सुनती हैं, वो झुंझलाकर चिल्लाती हैं कि उसने स्पष्ट कहा था कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। इसाबेला को देखकर वो साफ तौर पर घबरा जाती हैं। अगर ड्यूक ने इसाबेला का चोटल चेहरा देख लिया तो काउंटेस की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। कैसियन इसाबेला को देखकर डांटता है कि उसे इतनी देर क्यों लगी। वो माफ़ी मांगती और कहती है कि वो मेहमानों को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ड्यूक ने पहले से सूचना नहीं दी थी। कैसियन इसाबेला की वो अनावश्यक टोपी नोटिस करता है और वो उसकी नज़र महसूस करते हुए टोपी की किनारी और नीचे खींच लेती है। लेकिन वो तो खास तौर पर यही देखने आया था। वो इसाबेला के पास आता और उसके सर से टोपी हटा देता है। इसाबेला के चेहरे पर पड़े चोट के निशान देखते ही ड्यूक पूछता है कि क्या वो फिर से यही कहने वाली है कि उसने खुद को चोट पहुंचाई है। कवर करने की कोशिश में काउंटेस कहती है कि इसाबेला बहुत ही अनाड़ी है। कैसियन जवाब देता है कि वो जानना चाहता है कि असल में क्या हुआ, और वो ये बात इसाबेला के मुंह से सुनना चाहता है। किसने किया ये तुम्हें? इसाबेला समझ नहीं पा रही कि वो इतने गुस्से में क्यों है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि उसके साथ क्या होता है। कैसियन उसके चेहरे पर पड़े चोट के निशान को ध्यान से देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि किसी ने निश्चित ही उसे थप्पड़ या मुक्का मारा है। किसने किया ये? किसने हिम्मत की मेरी मंगेतर पर हाथ उठाने की? वो गुस्से से कहता है, काउंटेस की ओर घूरते हुए। ड्यूक की धमकी भरी मौजूदगी महसूस करते हुए काउंटेस खुद को बचाने की कोशिश करती है। कसम खाती हुई कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, वो कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। बेला अभी भी सब छिपाने की कोशिश में कहती है कि ये थप्पड़ का निशान नहीं है। ड्यूक कुछ पल सोचता है। वो तय करता है कि वो अब अपनी मंगेतर को और तकलीफ नहीं झेलने देगा। आज से इसाबेला मेरे साथ एडलहार्ट एस्टेट में रहेगी। बेला चौंक जाती है, लेकिन उसके पास कुछ कहने का समय नहीं होता क्योंकि ड्यूक उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे हवेली के बाहर अपने रथ की ओर ले जाने लगता है। रथ में इसाबेला पूछती है, आप आखिर करना क्या चाहते हैं योगरेस? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए लेडी बार्न। अपने परिवार से निरंतर अत्याचार सहती हुई और फिर भी संगाई रद्द करने पर अड़ी रही, बजाय इसके कि मुझसे मदद मांगती। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे परिवार के मामले आपसे संबंधित नहीं है, बेला पलटकर जवाब लेती है। ड्यूक ये सुनकर चिढ़ जाता और पूछता है कि क्या वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसे शादी नहीं करना चाहती। वो जवाब देती है, कुछ हद तक हाँ। तो अब मैं तुम्हें वो जवाब दूंगा जो तुम्हारा मुझ पर बकाया है। जब हमने संगाई की और तुम मेरी मंगेतर बनी तो इसका मतलब है कि तुम हमेशा मेरी मंगेतर रहोगी। मैं हमारी संगाई रद्द करने का कोई इरादा नहीं रखता, कैसियन गंभीर चेहरे से कहता है। वो ये जोड़ता है कि उसकी मंगेतर होने के नाते उसे ये अधिकार और कर्तव्य है कि वो उसकी परवाह करे और उसकी भलाई सुनिश्चित करे। आप हर चीज को इतना जटिल क्यों बना रहे हैं? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इसाबेला पूछती है।
कैसियन कहता है कि अब जब वे संगाईबद्ध हो गए हैं तो इसका मतलब है कि अब वो मेरी है। मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि हमारी नायिका के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने उपन्यास पढ़ा है। ल्यूशियस शायद इज़ाबेला के आने की खबर पाकर उससे बात करने आता है। उसके चेहरे पर पट्टी देखकर वो घबरा जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। बेला बात टालते हुए कहती है कि कुछ खास नहीं हुआ। ल्यूशियस एक पल को हिचकिचाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर इज़ाबेला को एस्टेट के बगीचे में टहलने के लिए आमंत्रित करता है। एक गर्मजोशी भरी और प्यारी मुस्कान के साथ इज़ाबेला ल्यूशियस का निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। दोनों एडेलहार्ट एस्टेट के बगीचे में शांति से टहलते हैं। इज़ाबेला बगीचे में उग रहे कुछ क्लोवर यानी क्लोवर के बारे में ल्यूशियस से बात करती है, लेकिन उसे क्लोवर के बारे में कोई जानकारी नहीं लगती। इज़ाबेला समझाती है कि क्लोवर एक प्रकार की जड़ी बूटी होती है जिनमें आमतौर पर 3 पत्तियां होती हैं, लेकिन कभी-कभी अगर आप किस्मत वाले हों तो आपको 4 पत्तियों वाला क्लोवर भी मिल सकता है। कहा जाता है कि 4 पत्तियों वाले क्लोवर आपकी इच्छा पूरी करते हैं। ल्यूशियस प्रभावित होकर पूछता है कि क्या बेला ने कभी 4 पत्तियों वाला क्लोवर पाया है। बेला कहती है कि उसने एक बार कोशिश की थी ढूंढने की, लेकिन उसे किस्मत साथ नहीं दे पाई। फिर ल्यूशियस पूछता है कि अगर उसे सच में एक 4 पत्तियों वाला क्लोवर मिल जाता तो वो क्या इच्छा मांगती। इज़ाबेला कुछ पल के लिए सोच में रुक जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो ल्यूशियस के सवाल का जवाब दे, एक नौकरानी आकर उन्हें बताती है कि डिनर का समय हो गया है। बेला ल्यूशियस से कहती है कि उसे उसके साथ सैर इतनी पसंद आई कि उसे पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। वो ल्यूशियस को अंदर चलने का निमंत्रण देती है, लेकिन वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता क्योंकि वो अभी भी क्लोवर को ध्यान से देख रहा था। डाइनिंग रूम में माहौल इतना तनावपूर्ण है कि बेला को लगता है जैसे उसे चाकू से काटा जा सकता है। कैसियन बेला की असहजता नोटिस करते हुए पूछता है कि क्या उसे खाना पसंद नहीं आया। बेला कहती है कि खाना बहुत अच्छा है, बस आज उसे ज्यादा भूख नहीं है। ल्यूशियस इस मौके का फायदा उठाकर अपने पिता से पूछता है कि क्या लेडी बार्नाइन हमेशा के लिए उनके साथ ही रहेंगी। कैसियन जवाब देता है कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल वो यहीं रहेंगी। कैसियन का जवाब सुनकर ल्यूशियस इज़ाबेला की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या ये सच है कि 4 पत्तियों वाले क्लोवर सच में इच्छाएं पूरी करते हैं। इज़ाबेला को अफसोस होता है कि उसने क्लोवर का जिक्र ही क्यों किया। वो उसे बताती है कि 4 पत्तियों वाले क्लोवर की कहानी सिर्फ एक मिथक है और इसके सच होने का कोई प्रमाण नहीं है। पहले से ही अंदाजा लगाते हुए कि ल्यूशियस क्या सोच रहा होगा, वो इज़ाबेला उसे चेतावनी देती है कि वो अपना समय किसी क्लोवर को ढूंढने में बर्बाद ना करे। उस रात बाद में एडेलहार्ट एस्टेट पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। इज़ाबेला अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर बारिश देखती है। बगीचे की दिशा में देखते हुए उसे एक परछाई दिखाई देती है। उसे याद आता है कि ल्यूशियस ने क्लोवर के बारे में पूछा था, और फिर इज़ाबेला को एहसास होता है कि शायद वो बारिश में बाहर ल्यूशियस ही है। जैसे ही उसे यह एहसास होता है, वो बेतहाशा भागते हुए बगीचे की ओर निकल पड़ती है। इज़ाबेला ल्यूशियस को फूलों की क्यारी के पास बेहोश पड़ा हुआ पाती है, ठीक वहीं जहां उन्होंने क्लोवर देखे थे। वो उसे जगाने की कोशिश करती है, चिंता भरे स्वर में पूछती है कि वो इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहा था। वो उसे अपनी गोद में खींचकर बिठाती है और रोने लगती है। मैंने तुम्हें कहा था कि क्लोवर इच्छाएं पूरी नहीं करते, वो रोते हुए कहती है। कमजोर आवाज में ल्यूशियस समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी बार्न मुझे एक मिल गया, ल्यूशियस मासूम मुस्कान के साथ कहता है, अपने हाथ में एक 4 पत्तियों वाला क्लोवर पकड़े हुए। दृश्य अगले दिन पर कट हो जाता है। ल्यूशियस को जुकाम हो गया है और फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया है। इज़ाबेला और कैसियन दोनों उसकी चिंता कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें आश्वस्त करता है कि वो ठीक हो जाएगा, उसे बस आराम की ज़रूरत है। ये सुनकर कैसियन सुझाव देता है कि इज़ाबेला भी जाकर थोड़ा आराम कर ले। बेला, जो खुद को थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी कि ल्यूशियस बीमार हो गया और अब भी उसकी चिंता में डूबी हुई है, ड्यूक से कहती है कि वो थोड़ी देर और ल्यूशियस के साथ रुकेगी। कैसियन इशारे से ल्यूशियस की पर्सनल नौकरानी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। अब सिर्फ इज़ाबेला और ल्यूशियस कमरे में है। वो बेड के पास बैठती है, चिंतित। ल्यूशियस नींद से जागते हुए उलझन में अपनी नानी को बुलाता है। इज़ाबेला उसे शांत करते हुए कहती है कि वो यहीं उसके साथ है। वो इधर उधर देखने लगता है जैसे कुछ खोज रहा हो। ये समझते हुए इज़ाबेला उसे वो 4 पत्तियों वाला क्लोवर पकड़ा देती है। वो मुस्कुराता है, अभी भी बुखार से लाल चेहरा है, खुश कि उसका कीमती क्लोवर खोया नहीं। इज़ाबेला उसे डांटते हुए कहती है कि उसे उसकी बात माननी चाहिए थी। बेला की हैरानी की बात यह है कि डांट खाने के बावजूद ल्यूशियस के चेहरे पर मीठी मुस्कान बनी रहती है और वो कहता है कि उसने वो क्लोवर उसके लिए तोड़ा था क्योंकि उसने कहा था कि उसने एक बार क्लोवर ढूंढने की कोशिश की थी। प्लीज लेडी इज़ाबेला, अब आप अपनी इच्छा मांगिए, वो प्यार से कहता है। ल्यूशियस के इस जेस्चर से इज़ाबेला की आंखें भर आती हैं। अपनी पिछली जिंदगी में और इस जिंदगी में भी उसे कभी कोई ऐसा नहीं मिला जिसने उसकी इस तरह परवाह की हो। नींद भरी आवाज में ल्यूशियस कहता है कि वो चाहता है कि इज़ाबेला की सारी इच्छाएं पूरी हों। मेरी इच्छा? मुझे सचमुच याद भी नहीं कि मैंने क्या मांगा था।
क्या मैंने अपनी फैमिली वापस मांगी थी? क्या सच में वही था जो मैं चाहती थी? क्या सच में परिवार ही मेरी इच्छा थी, या मैं सिर्फ प्यार किए जाने का सपना देख रही थी? अपने ख्यालों से लौटते हुए इज़ाबेला धीरे से ल्यूशियस के बालों में हाथ फेरती है जब वो सो जाता है। उसे सोते हुए देखते हुए वो फैसला करती है कि वो उन दोनों की इच्छाएं पूरी करेगी। इज़ाबेला दृढ़ निश्चय के साथ कैसियन के ऑफिस में जाती है। वो उसे शालीनता से लेकिन हल्की जिज्ञासा के साथ रिसीव करता है। हम शादी कर रहे हैं, इज़ाबेला ड्यूक से कहती है। बेला कहती है कि बदले में वो चाहती है कि ल्यूशियस के असली पिता से जुड़े सारे मामलों की बातचीत उसके साथ हो, ना कि काउंट बार्नाइन के साथ। चौंक कर वो इज़ाबेला से उसके अचानक बदले हुए फैसले की वजह पूछता है। हमारी नायिका सीधे मुद्दे पर आती है और कहती है कि उसका फैसला छोटे ल्यूशियस की वजह से है। जब कैसियन पूछता है कि ल्यूशियस ने ऐसा क्या किया कि उसका दिल बदल गया, तो बेला हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है कि ये उनके बीच का राज है। फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए इज़ाबेला कहती है कि जैसे ही वो उसे सारी जानकारी दे देगी, वो तलाक की मांग करेगी। वो जोर देती है कि ये सब सिर्फ ल्यूशियस के लिए है और शादी के लिए उसकी यही शर्तें हैं। इज़ाबेला जानती है कि कैसियन की मदद करके ल्यूशियस को श्राप से मुक्त करना और आर्या की बीमारी का इलाज करवाना, ताकि वो आगे चलकर ल्यूशियस को भी ठीक कर सके, इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे। उसके विचारों में खलल पड़ती है जब कैसियन दर्द भरे चेहरे के साथ पूछता है कि वो उसे इतनी नफरत क्यों करती है। बेला कहती है कि वो उसे नफरत नहीं करती, लेकिन वो एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती है जिससे वो प्यार करती हो। वो उससे पूछता है कि तलाक के बाद वो कहाँ जाएगी, और वो जवाब देती है कि वो उस समय के आने पर यह फैसला करेगी। तो तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि हम तलाक लेंगे? तुम इन शर्तों से सहमत हो? बेला पूछती है। कैसियन ना तो हाँ कहता है ना। वो सिर्फ इतना कहता है कि वो तलाक के बारे में सोच लेगा, लेकिन जहां तक काउंट बार्नाइन की जगह उससे सीधे सौदे करने की बात है, वो हिस्सा वो मान लेता है। कैसियन के जवाब से संतुष्ट होकर बेला कहती है कि इस समझौते को लिखित में तैयार किया जाए और दोनों के हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाए। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि नायक नायिका हर नकली शादी के सौदे को लिखित में क्यों लेना चाहते हैं। इससे अधिकतर मुसीबतें ही पैदा होती हैं। मेरे विपरीत कैसियन इस समझौते को दस्तावेज में दर्ज करने के लिए मान जाता है और अपने सहायक से अनुबंध तैयार करवाने को कहता है, इस नोट के साथ कि तलाक के विवरण किसी और समय पर चर्चा किए जाएंगे। इज़ाबेला इससे सहमत होती है और एक बात और जोड़ती है। शादी के दौरान वो चाहती है कि कैसियन ल्यूशियस पर ज्यादा ध्यान दे। कैसियन बेला की इस मांग से थोड़ा आहत महसूस करता है। आखिरकार उसकी नज़र में वो ल्यूशियस पर ध्यान देता रहा है। बेला ये बात सामने रखती है कि भले ही वो सचमुच कोशिश करता हो, ल्यूशियस शायद उस तरीके को समझ ही ना पाए जिस तरीके से कैसियन अपने बेटे के प्रति अपना स्नेह दिखाता है। उदाहरण के लिए, अभी ल्यूशियस बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा है और कैसियन ऑफिस में बैठा काम में डूबा हुआ है। कैसियन समझाता है कि चूंकि डॉक्टर ने कहा कि ल्यूशियस ठीक हो जाएगा और उसे कोई समस्या नहीं है, तो वो आश्वस्त हो गया और काम पर ध्यान देने चला गया। एक बाहरी नजरिए से बेला कैसियन को समझाती है कि उसकी शर्त यह है कि ल्यूशियस शायद खुद को बोझ समझ रहा होगा, ऐसा बच्चा जो अपने पिता के लिए सिर्फ जिम्मेदारी है, प्यार नहीं। लेकिन वो पक्के से जानती है कि ये सच नहीं है। आखिर वो अपने बेटे के लिए इतना चिंतित है कि उसके सामने रखे दस्तावेजों पर भी ध्यान नहीं लगा पा रहा। हार मानने की मूड में न होते हुए कैसियन कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि बेला क्या कहना चाहती है। आत्मविश्वास से भरी बेला कैसियन को एक सलाह देगी, अभी के अभी काम छोड़िए और जाकर अपने बेटे के साथ समय बिताइए। काम पर वापस आकर और फिर से अपने ऑफिस में अकेले बैठा कैसियन कागजों को एक तरफ रखता है और कुर्सी पर टिककर बैठ जाता है। थका हुआ वो उस बातचीत को याद करता है जो उसने कुछ देर पहले इज़ाबेला से की थी। उसे इज़ाबेला का आत्मविश्वास भरा चेहरा और ल्यूशियस की भलाई के लिए उसकी चिंता याद आती है, जिसने उसे आवेग में आकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर दिया। तलाक के बाद वो कहाँ जाएगी? अगर वो फिर से बढ़ना के चंगुल में फंस गई तो? मैं उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? उसने ऐसा क्या किया कि वो मुझे इस तरह बांध रही है? कैसियन इज़ाबेला की सलाह मानने का फैसला करता है और अपने बेटे के कमरे में जाता है। अंदर आते ही वो नानी से कहता है कि शोर न करे ताकि वो न जाग जाए, लेकिन मुस्कुराते हुए नानी बताती है कि ल्यूशियस को उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों को अकेला छोड़ते हुए उन्हें अच्छा समय बिताने की शुभकामनाएं देती है। कैसियन ल्यूशियस को शांति से सोता हुआ देखता है। वो अपने बेटे का छोटा सा हाथ देखता है और सहज रूप से उसे पकड़ लेता है, अतीत को याद करते हुए। जब उसने पहली बार ल्यूशियस का हाथ पकड़ा था, वो सिर्फ एक बच्चा था। वही आखिरी बार था जब उसे याद है कि उसने उसका हाथ पकड़ा था। उस दिन उसने कसम खाई थी कि अगर जूलिया के साथ कुछ भी हुआ तो वो ल्यूशियस की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। कैसियन को हमेशा लगता रहा कि वो अपने वादे पर कायम है और दूरी बनाए रखना बेहतर है, क्योंकि वो सोचता था कि ल्यूशियस उसके पिता होने के नाते उससे डरता है। लेकिन लेडी बार्न ऐसे व्यवहार क्यों कर रही थी जैसे वो कुछ गलत कर रहा हो? ल्यूशियस अभी अभी नींद से जागते हुए अपने पिता को देखकर उत्साहित हो जाता है। वो पूछता है कि क्या वो उससे मिलने आए हैं। कैसियन हाँ करते हुए कहता है हाँ। ल्यूशियस खुशी से खिलखिलाकर हंसने लगता है। कैसियन जिज्ञासा से पूछता है कि वो इतना खुश क्यों है। मैं बस इसलिए खुश हूं कि आप यहाँ हैं।
अपने पतीत के कारण कैसियन इसका मतलब समझ ही नहीं पाता कि उसका बेटा सिर्फ उसके उपस्थित होने भर से इतना खुश कैसे हो सकता है। फिर भी भले ही वो पूरी तरह न समझे, कैसियन अपने भीतर उठती गर्माहट को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। ये दिखाने से बचते हुए वो अपने बेटे से कहता है कि अब वो सो जाए, रात काफी हो चुकी है। उसके पिता जरूर एक राक्षस जैसे रहे होंगे, तभी तो वो सोचता है कि एक पिता अपने बच्चे के लिए जो सबसे अच्छा कर सकता है वो है दूर से परछाइयों में छुपकर उसका समर्थन करना। अच्छा हुआ हमारी नायिका ने उसे इस बारे में थोड़ा धक्का दिया। दृश्य अगले दिन पर कट होता है। इसाबेला शादी के अनुबंध मतलब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा कर रही है। उसे पता चलता है कि अनुबंध में तलाक से जुड़ी कोई भी शर्त मतलब क्लॉज नहीं लिखी गई है और वो इस बारे में कैसियन से सवाल करती है। हालांकि वे पहले ही इस बात पर सहमत हो गए थे कि तलाक के विवरण बाद में चर्चा करेंगे, फिर भी वो चाहती है कि अनुबंध में साफ साफ लिखा जाए कि वे अंततः तलाक लेंगे। कैसियन को ये क्लॉज जोड़ने की जरूरत नहीं लगी क्योंकि उसके अनुसार वे बाद में इस बारे में बात करने वाले थे, लेकिन इसाबेला इस पर अड़ी रहती है। कुछ सेकंड के लिए कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। ये खामोशी तब टूटती है जब इसाबेला खुद ये बोल बोल कर डिक्टेट करना शुरू करती है कि अनुबंध में क्या जोड़ा जाना चाहिए, कि दोनों पक्ष भविष्य में आपसी सहमति से तलाक के विवरण पर चर्चा करेंगे। इसाबेला दबाव डालती रहती है और कैसियन चुप रहता है, जबकि उसका सहायक पूछता है कि क्या उसे ये शर्त सच में जोड़नी चाहिए। आखिरकार कैसियन दबाव के आगे झुक जाता है और अपने सहायक को आदेश देता है कि तलाक वाली शर्त अनुबंध में जोड़ दी जाए ताकि इसाबेला संतुष्ट हो जाए। इसाबेला ये भी अनुरोध करती है कि उसकी निजी नौकरानी एनी को भी एडेलहार्ट एस्टेट में उसके साथ रहने की अनुमति दी जाए। अनुबंध तय हो जाने के बाद वे अनुमान लगाते हैं कि सारी तैयारियों के साथ शादी लगभग 3 महीने में हो जाएगी। इसाबेला चाहती है कि शादी छोटी और शांत मतलब डिस्क्रीट हो, लेकिन कैसियन का सहायक बताता है कि ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि एडेलहार्ट परिवार साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण परिवारों में से एक है। एडेलहार्ट परिवार की स्थिति को समझते हुए हमारी नायिका शादी की तैयारी की जिम्मेदारी सहायक को सौंप देती है। इसके साथ ही सहायक चला जाता है और कमरे में केवल कैसियन और इसाबेला रह जाते हैं। कमरे के चारों ओर एक जादुई बाधा मतलब मैजिकल बैरियर बना दी जाती है जो कमरे की आवाज को बाहर जाने से रोकती है। इसाबेला सीधे मुद्दे पर आती है। वो बताती है कि लूसियस का बायोलॉजिकल पिता लाइनल सिसिया हैं, सिसिया साम्राज्य के राजकुमार। ये खबर सुनकर कैसियन हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है कि क्या वो पक्के तौर पर कह सकती है कि सचमुच लाइनल ही बायोलॉजिकल पिता हैं, जो कि हमारी नायिका के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लाइनल की एक बुरी प्रतिष्ठा मतलब बैड रेप्यूटेशन है। लाइनल सिसिया के वर्तमान राजा के नाजायज बेटे हैं। शायद वो अपने पिता पर गए थे या फिर उन्हें आत्मसम्मान की समस्या रही होगी, क्योंकि जहां भी जाते मुसीबत खड़ी कर देते। उनके पिता ने उनके लगातार झगड़े और समस्या खड़ी करने वाले व्यवहार से तंग आकर उन्हें जादू एकेडमी मतलब मैजिक एकेडमी भेज दिया। वहीं पर उनकी मुलाकात जूलिया एडेलहार्ट से हुई। लाइनल जूलिया के प्रति बहुत ध्यान रखने वाले और संवेदनशील थे, लेकिन नाजायज राजकुमार होने के नाते उन्हें चिंता थी कि कहीं जूलिया की प्रतिष्ठा उनकी वजह से खराब ना हो जाए, इसलिए उसने उनके रिश्ते को गुप्त रखने का फैसला किया। केवल एक व्यक्ति था जिसे उनके बारे में पता था, काउंट बार्न। स्पष्ट है, अगर उसका भरोसेमंद आदमी काउंट बार्नाइन जैसा है तो वो गलत लोगों के साथ मिला हुआ था। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या थी सिसिया राजपरिवार का श्राप, जो लाइनल और उनके बेटे लूसियस दोनों में प्रकट हुआ। कहानी में एक और रहस्य ये था कि जैसे ही लाइनल को पता चला कि जूलिया गर्भवती है, वो तुरंत अपने घर लौट गया ताकि अपने परिवार से जूलिया से शादी की अनुमति ले सके, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। जूलिया से मिलने के बाद लाइनल ने समस्याएं खड़ी करना बंद कर दिया था और सच में बदलने लगे थे। तो फिर वो वापस क्यों नहीं आया? हम ये जान पाते हैं कि हमारी नायिका ने वो मूल उपन्यास कभी पूरा नहीं पढ़ा था, इसलिए वो उस हिस्से तक पहुंची ही नहीं थी जहां ये बात समझाई गई थी। इसाबेला द्वारा शेयर की गई जानकारी को पूरी तरह प्रोसेस करने के बाद कैसियन कहता है कि वो लाइनल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगा। हमारी नायिका को लगता है कि अब सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो खुश है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो लूसियस के सपनों को सच कर पाएगी। इसाबेला लूसियस से मिलने जाती है और उसके कमरे की ओर जाते हुए उसे एक नौकरानी मिलती है जो खाने की प्लेट लेकर जा रही है। वो पूछती है कि क्या ये भोजन युवा मास्टर लूसियस के लिए है, और नौकरानी इसकी पुष्टि करती है। तब इसाबेला खुद वो खाना ले जाने की पेशकश करती है। पहले तो नौकरानी मना करती है, लेकिन इसाबेला इस पर जोर देती है कि कोई समस्या नहीं है और वो खुद ऐसा करना चाहेगी, तो नौकरानी मान जाती है। दरवाजे पर विनम्रता से नॉक करके इसाबेला लूसियस के कमरे में प्रवेश करती है, ये जानने के लिए कि वो कैसा महसूस कर रहा है। लूसियस इसाबेला को देखकर खुश और उत्साहित हो जाता है और वो उसे खाना देती है, ये कहते हुए कि उसे सब कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि शेफ ने ये खाना खास तौर पर उसके लिए बनाया है।
लूसियस जानना चाहता है कि क्या वो अगर ठीक से सब खाएगा तो वो अपने पिता जितना लंबा हो जाएगा। इसाबेला मुस्कुराती है ये सोचकर कि लूसियस कितना प्यारा है और वो कैसियन से कितना प्यार करता होगा। खाना खत्म करने के बाद लूसियस कहता है कि उसके पास इसाबेला को देने के लिए कुछ है। वो एक किताब उठाता है और पन्ने पलटता है जब तक उसे वो 4 पत्तियों वाला क्लोवर नहीं मिल जाता जिसे उसने अंदर छिपा कर रखा है। क्लोवर इसाबेला को दिखाते हुए वो कहता है कि वो ये उसे देना चाहता है। इसाबेला मना कर देती है, कहती है कि अब उसे क्लोवर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। इसके बजाय लूसियस को ही वो क्लोवर रखना चाहिए और खुद को इच्छा मांगनी चाहिए। अपने दोनों हाथों को हल्का सा दबाते हुए वो सोचता है कि वो क्या इच्छा मांगेगा। मेरी इच्छा है कि आप, लेडी बार्न, मेरी सौतेली माँ बन जाए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो मैं समझ जाऊंगा। लूसियस अपना वाक्य पूरा कर पाए उससे पहले ही इसाबेला कहती है, बिल्कुल, मुझे तुम्हारी सौतेली माँ बनकर बहुत खुशी होगी। इसाबेला के जवाब से लूसियस इतना खुश और भावुक हो जाता है कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आंसू रोकने की कोशिश करते हुए लूसियस वादा करता है कि वो एक अच्छा बच्चा बनेगा और ठीक से व्यवहार करेगा। इसाबेला अपने हाथ फैलाती है, उसकी ओर झुकती है और उसे गले लगाती है। तुम्हें अच्छा बच्चा बनने की जरूरत नहीं है, बस खुद बनकर रहो क्योंकि तुम प्यार किए जाने के लायक हो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे लूसियस को भावनाओं से घिरे देख वो पूछता है कि क्या वो सच में उसकी सौतेली माँ बनकर खुश होगी। सुंदर मुस्कान के साथ इसाबेला कहती है, बिल्कुल, मैं खुश रहूंगी, तुम्हारे साथ रहना मुझे खुशी देता है। इसी बीच कैसियन अपने ऑफिस में बैठा ये तथ्य पचाने की कोशिश कर रहा है कि लूसियस का असली पिता लाइनल सिसिया है। उसे याद आता है कि पास्ट में उसने एक बार जूलिया से पूछा था कि वो आदमी कौन था जिसने उसे गर्भवती किया और वो कभी उससे मिलने क्यों नहीं आया। जूलिया ने जवाब दिया था कि शायद उसे अपने परिवार को शादी के लिए राजी करने में परेशानी हो रही होगी। उस समय कैसियन ने सोचा था कि जूलिया अपने बच्चे के पिता के बारे में झूठ बोल रही है और शर्मिंदा है। आखिरकार वो एक एडलहार्ट थी। कौन सा परिवार अपने बेटे को ड्यूक एडलहार्ट की बेटी से शादी करने से मना करता? क्या उस कमीने को पता भी था कि वो गर्भवती है? लेकिन जूलिया हमेशा उसकी रक्षा करती थी। वो कहती थी कि उसे गर्भ के बारे में पता है और यही कारण था कि वो अपने परिवार के पास वापस गया ताकि शादी की अनुमति ले सके। उसने तो ये तक कहा था कि उसने बच्चे का नाम भी सोच रखा है। अगर लड़की हुई तो नाम होगा लूसिया और अगर लड़का हुआ तो लूसियस। हमेशा अपने चेहरे पर नर्म मुस्कान के साथ जब वो अपने प्रेमी की बात करती जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। उसने कैसियन से कहा था कि जब तक उसका प्रिय वापस नहीं आता वो उसकी देखभाल करे। ये बात कैसियन को खटकती थी। मेरी बहन ऐसे कमीने पर कैसे भरोसा कर सकती है जिसने साफ साफ उसे छोड़ दिया? आखिर वो उसका इंतजार क्यों ही कर रही है? कैसियन को उस समय जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन का प्रेमी सिसिया के राजपरिवार का एक समस्याग्रस्त राजकुमार था। लेकिन चाहे जो भी हो उसने जूलिया के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? ख्यालों से बाहर आते हुए कैसियन अपने सहायक को आदेश देता है कि वो लाइनल सिसिया के शाही परिवार और काउंट बार्नाइन और शाही परिवार के बीच के संबंधों के बारे में जो कुछ भी पता लगा सके सबकी जांच करे। सहायक झुककर ड्यूक के आदेश को स्वीकार करता है और बताता है कि उसने काउंट बार्नाइन को उनकी शादी और लेडी बार्न की मांगों के बारे में पत्र भी तैयार कर लिया है। इसके बाद कैसियन दूसरे कमरे में जाता है। वो एक किताब में छिपी हुई लाल रिबन को खींचता है जिसे किताबों की अलमारी खिसककर कमरे का एक छिपा हुआ हिस्सा दिखाने लगती है। 7 साल हो गए, वो किसी चीज को देखते हुए कहता है जिस पर लाल कपड़ा ढका है। वो कपड़ा हटाता है और अपने सामने अपनी बहन जूलिया एडलहार्ट की पेंटिंग देखता है। जैसे वो उसे सुन सकती हो वो अपनी बहन से बात करना शुरू करता है। वो कहता है कि हाल ही में वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जो उसे जूलिया की याद दिलाती है, क्योंकि जूलिया की तरह ये व्यक्ति भी अपने दर्द को छुपा लेता है और हर बार जब वो उससे कुछ छुपाती है तो उसे लगता है जैसे वो उसे खो रहा हो। वो तो बस एक चोट थी, फिर भी उस चोट ने मुझे इतना परेशान क्यों कर दिया? मैं उसे अपने मन से क्यों नहीं निकाल पा रहा? इतना ही नहीं, मुझे पता है कि उसका परिवार उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, फिर भी वो इतनी कोमल मुस्कान के साथ सब सहती रहती है। कुछ दिन बाद इसाबेला और लूसियस हवेली के आसपास लुका-छुपी खेल रहे हैं। इसाबेला लूसियस को ढूंढते हुए इधर उधर चलती है। वो एक कमरे में जाती है उसे आवाज लगाते हुए। उधर छोटा सा लूसियस शरारत भरे अंदाज में एक मेज के नीचे छिपा बैठा है, ये सोचते हुए कि वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन बेला मेज के नीचे की खाली जगह से उसका थोड़ा सा शरीर देख लेती है। उसे ये बहुत प्यारा लगता है और ये जानते हुए भी कि वो वहीं छिपा है, वो कुछ देर तक ऐसे ही कमरे में इधर उधर देखने का नाटक करती है, फिर आखिरकार उसे ढूंढ ही लेती है। लूसियस मुंह फुलाकर उदास हो जाता है कि वो फिर से पकड़ा गया। अब और बेहतर छिपने की जगह ढूंढने के निश्चय के साथ वो हवेली में नए नए कोने में जगह खोजने लगता है। वो एक ऐसे कमरे में चला जाता है जहां वो पहले कभी नहीं गया था। अंदर जाते ही वो देखता है कि किताबों की शेल्फ पर रखी एक किताब से एक लंबी लाल रिबन बाहर झांक रही है। वो रिबन को खींचता है और किताबों की अलमारी खिसक कर एक सीक्रेट कमरा प्रकट करती है। कमरे में प्रवेश करते ही वो एक ईजल पर रखी चीज को देखता है जिस पर लाल कपड़ा पड़ा है। जिज्ञासु से भरा वो कपड़ा हटाता है और जूलिया की पेंटिंग सामने आ जाती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं उस स्त्री की बेहतरीनी से प्रभावित होकर।
वो सोचता है कि ये खूबसूरत परी कौन हो सकती है। दृश्य डाइनिंग हॉल पर कट होता है, जहां लूसियस और इसाबेला साथ में लंच कर रहे हैं। इसाबेला खाना खाने के बाद लूसियस को बगीचे में टहलने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन लूसियस कहता है कि वो आज किसी अलग जगह जाना चाहता है, एक ऐसी जगह जहां एक परी की पेंटिंग है। एक परी? पूछती है। हाँ, सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत परी, मैं आपको वो पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ। लंच के बाद लूसियस इसाबेला को सीक्रेट कमरे में ले जाता है जहां वो एंजल की पेंटिंग है। वो पेंटिंग पर पड़े लाल कपड़े को हटाता है और गर्व से उसे दिखाता है। इसाबेला ये देखकर हैरान रह जाती है कि लूसियस जिस परी की बात कर रहा था वो जूलिया एडलहार्ट की पेंटिंग है। उन्हें वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कैसियन उन्हें देख ले। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सके, लूसियस पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसकी माँ भी उस परी की तरह खूबसूरत रही होगी। बेला अविश्वास भरे स्वर में पूछती है कि क्या वो अपनी माँ को याद करता है। उसी समय कैसियन कमरे में प्रवेश करता है और गुस्से से पूछता है कि वे दोनों वहां क्या कर रहे हैं। कैसियन के गुस्से भरे मूड को महसूस करते हुए लूसियस आगे बढ़कर समझाता है कि वो लेडी इसाबेला को यहाँ लेकर आया है, तुमने ये कमरा ढूंढा। कैसियन तेज नजर से उसे देखते हुए पूछता है। हाँ, मैं खेलते खेलते यहाँ पहुंचा और मैंने लेडी बार्नाइन से कहा कि वो मेरे साथ यहाँ आए, कृपया उन पर गुस्सा मत कीजिए फादर। अभी भी गंभीर चेहरे के साथ कैसियन लूसियस से उदास होकर ल्यूसियस बस अपने पिता को हाँ कहकर जवाब देता है। उसी दिन बाद में ल्यूसियस और इसाबेला बिस्तर पर लेटे हुए हैं। ल्यूसियस साफ तौर पर परेशान और चिंतित है। इसाबेला ये देखकर पूछती है कि क्या वो सोने के पहले की कहानी सुनना चाहेगा। जवाब देने के बजाय ल्यूसियस बेला से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसके पिता अब भी उस पर नाराज हैं। इसाबेला ल्यूसियस को दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहती है कि कैसियन उस पर नाराज नहीं है। कंबल को अपने चेहरे के एक हिस्से तक खींचते हुए ल्यूसियस कहता है कि उसके पिता की आवाज़ बहुत डरावनी लग रही थी और ऐसा लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बेला जानती है कि कैसियन चिढ़े हुए थे, उसके लिए भी उनकी आवाज़ डरावनी थी, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वो खुद पर गुस्सा थे, ल्यूसियस पर नहीं। शायद अपनी बहन को ना बचा पाने का अपराध बोध ही उन्हें ल्यूसियस के मामले में भी दोषी महसूस कराता है। ल्यूसियस के हाथ पर हल्के से थपथपाते हुए जैसे उसे झुला रही हो, इसाबेला कहती है कि शायद ड्यूक बस बहुत थके हुए थे, वो इन दिनों बहुत व्यस्त रहे हैं। ल्यूसियस को लगता है कि उसे इसाबेला की बात माननी चाहिए और वो कुछ शांत हो जाता है। इसे देखकर इसाबेला सुझाव देती है कि वो उसे एक बहादुर और नोबल शूरवीर के बारे में कहानी सुनाए। ल्यूसियस फिर से उत्साहित हो उठता है, कहानी सुनने के लिए तैयार। मेरी नानी कहती हैं कि मेरे पिता इतने ताकतवर हैं कि वो ड्रैगन से भी लड़कर जीत सकते हैं। बिल्कुल जीत सकते हैं। क्या तुम बड़े होकर अपने पिता जैसे बनना चाहते हो? बेला पूछती है, जिस पर ल्यूसियस जोश से जवाब देता है, हाँ। वो फिर पूछती है कि क्या वो बड़े होकर ड्रैगन से लड़ने वाला है, ये याद दिलाते हुए कि ड्रैगन बहुत डरावने होते हैं। ल्यूसियस कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, अगर मैं शूरवीर बना तो मैं लेडी बार्न आपकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत उत्साह से भरे स्वर में ल्यूसियस ये जवाब देता है। एक बार फिर ल्यूसियस के प्यारे और स्नेही हावभाव इसाबेला को अचंभे में डाल देते हैं। वो वादा करता है कि वो ठीक से खाना खाएगा ताकि बड़ा होकर अपने पिता जितना ताकतवर बन सके, इतना ताकतवर कि ज़रूरत पड़ने पर इसाबेला की रक्षा कर सके। फिर से ल्यूसियस के ये प्यारे और ख्याल रखने वाले हावभाव इसाबेला को चौंका देते हैं और वो बिना जाने रोने लगती है। ल्यूसियस उसे रोते हुए देखकर घबरा जाता है, ये सोचकर कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। अपने आंसू पोंछते हुए इसाबेला कहती है कि सब ठीक है, वो बस भावुक हो गई है और खुश है कि ल्यूसियस उसकी रक्षा करना चाहता है। धन्यवाद मेरे छोटे से लॉर्ड। अगली सुबह कैसियन ल्यूसियस और इसाबेला के साथ नाश्ते पर नहीं आता और इससे ल्यूसियस बहुत घबरा जाता है, ये सोचकर कि उसके पिता अब भी उस पर नाराज हैं। ज़्यादा मत सोचो, मुझे यकीन है वो बस व्यस्त होंगे, बेला उसे फिर से दिलासा देने की कोशिश करती है। इसके बावजूद इसाबेला नोटिस करती है कि कैसियन जानबूझकर ल्यूसियस से दूरी बना रहे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दुर्भाग्य से उपन्यास के लेखक में कैसियन के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से जानकारी नहीं दी है। उपन्यास आर्या ऑफ लाइट में कहानी शुरू ही तब होती है जब ल्यूसियस कैसियन की जगह लेकर ड्यूक एडलहार्ट बन चुका होता है, यानी कहानी की शुरुआत तक कैसियन पहले ही मर चुका होता है। कैसियन के बारे में बस इतना ही जिक्र मिलता है कि ल्यूसियस उसे सख्त पिता कहता है और ये कि उसे इसाबेला बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो तो सिर्फ काउंट बार्न के ब्लैकमेल की वजह से उससे शादी करता है। इसी वजह से हमारी नायिका को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि कैसियन अभी इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। फिर भी वो जानती है कि अपनी और ल्यूसियस की भलाई के लिए उसे कुछ करना होगा। दृढ़ निश्चय के साथ वो कैसियन के ऑफिस में जाती है और संकोच से दरवाजे पर दस्तक देती है।
केसियन उसे अंदर आने की अनुमति देता है, लेकिन अब भी चिढ़ा हुआ लगता है और सीधे मुद्दे पर आकर पूछता है कि बेला क्या बात करना चाहती है। जैसे ही वो कहती है कि वो कल जो हुआ था उस बारे में बात करना चाहती है, केसियन उसे बीच में ही रोक देता है, कहते हुए कि इस बारे में बात करने लायक कुछ नहीं है। और जब वो कहती है कि ल्यूसियस इस बात को लेकर बहुत परेशान है, तब भी केसियन इस विषय से बचता है, ये कहकर कि ये उसकी चिंता का विषय नहीं है। थोड़ा और आत्मविश्वास के साथ इसाबेला कहती है कि अनुबंध में जो शर्तें थीं उनमें से एक ये भी थी कि वो ल्यूसियस पर अधिक ध्यान देगा। केसियन अब भी बात करने से इनकार करते हुए कहता है कि ये विषय अनुबंध की शर्तों से कोई लेना देना नहीं रखता। इसाबेला फिर से उसकी बात का विरोध करती है, लेकिन सीधे उसकी आंखों में देखते हुए उसे कुछ अलग नजर आता है। वो परेशान, चिंतित और शर्मिंदा भी है। ऐसा लग रहा है मानो वो किसी भी पल रो सकता है। शायद उसे डर है कि दुनिया को ल्यूसियस की असलियत पता चल जाएगी, उसके जन्म के राज के बारे में। बेला ये निष्कर्ष निकालती है, लेकिन फिर भी समस्या से भागने से कुछ हल नहीं होगा, और शांत स्वर में दोनों तरफ की बात समझने की कोशिश करते हुए इसाबेला कहती है कि ल्यूसियस अपनी माँ के बारे में जानने के लिए उत्सुक है और किसी न किसी वक्त केसियन को उससे ये बात करनी ही पड़ेगी। केसियन कहता है कि ल्यूसियस को ये सब जानने की ज़रूरत ही क्यों है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे कभी पता न चले। जब वो ये कहता है उसकी आवाज़ में एक निराशा साफ झलकती है। अब हमेशा के लिए ये राज नहीं छुपा सकते, इसाबेला जवाब देती है, मन ही मन चाहते हुए कि उसकी बात ही गलत साबित हो। उसने उपन्यास पढ़ा है, वो जानती है कि दुर्भाग्य से भविष्य में ल्यूसियस को अपने जन्म की पूरी सच्चाई पता चल जाती है, वो भी केसियन की मौत के बाद। वो सोचती है कि ल्यूसियस ने कैसा महसूस किया होगा जब उसे पता चला कि जिसे वो अपना पिता मानकर बड़ा हुआ था वो उसका जैविक पिता ही नहीं था। और उससे भी बुरा, बेला जानती है कि उपन्यास में जब ल्यूसियस को ये भी पता चलता है कि केसियन ने उससे सच छिपा कर रखा, तो वो खुद को धोखा खाया हुआ, गुस्से से भरा हुआ और आहत महसूस करता है और ये सवाल करने लगता है कि क्या केसियन ने उसे कभी सचमुच बेटे की तरह प्यार किया था। और जब वो सब झेल रहा होता है, तब केसियन उसके पास नहीं होता ये कहने के लिए कि ये सच नहीं है कि उसने हमेशा अपने बेटे से प्यार किया था। ये सब याद करने के बाद इसाबेला केसियन से कहती है कि बेहतर है कि वो खुद ही ल्यूसियस को सच बता दे, इससे पहले कि वो किसी और के मुंह से ये बात सुने। ये सुनते ही केसियन अचानक इसाबेला की तरफ झपटता है और उसके दोनों बाजू पकड़ लेता है। मुझे परवाह नहीं लोग क्या कहते हैं, ल्यूसियस मेरा बेटा है। ये महसूस करते हुए कि उसने खुद पर काबू खो दिया है, केसियन धीरे धीरे इसाबेला की बाहें छोड़ देता है और कहता है कि वो सब कुछ अपने तरीके से संभालेगा और ये समस्या अनुबंध की शर्तों से संबंधित नहीं है। लेकिन ल्यूसियस तो लेडी एडलहार्ट को अपनी मौसी समझेंगे, बेला कहती है। उन्हें अपनी मौसी के बारे में ना बताना अजीब लगेगा, कम से कम उन्हें अपनी बहन के बारे में तो बताइए। इस तरह वो ये सोच सोचकर अजीब अजीब निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि आपने पहले कभी उनका जिक्र क्यों नहीं किया। केसियन अपने बालों में हाथ फेरता है, गहरी सोच में डूबा हुआ, और शिकायत करता है कि इसाबेला उसके परिवार के मामलों में कितनी ज्यादा दखलंदाजी करती है। बेला कहती है कि ल्यूसियस की तरह ही वो भी एक नाजायज औलाद है। वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि माँ के बिना बड़ा होना कैसा लगता है। उसके बाद केसियन को हल्का सा झटका देती है। मैं बस उसकी खुशी के लिए उसे समझने की कोशिश करना चाहती हूँ। बेला केसियन को एक कोमल मुस्कान दिखाती है और फिर उसके ऑफिस से बाहर चली जाती है। केसियन अकेला रह जाता है, बाहें बांधे हुए, लेकिन अब भी उस बातचीत के बारे में सोचता हुआ जो उसने बेला से की थी। उसे याद आता है जब ल्यूसियस का जन्म हुआ था, कैसे उसने उस नन्हे मासूम चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए फैसला किया कि उसका नाम ल्यूसियस होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसकी बहन ने चाहा था। ये याद करके केसियन तय करता है कि वो ल्यूसियस के कमरे में जाएगा। वो ल्यूसियस को शांति से सोते हुए देखता है। उसके बगल में एक कहानी की किताब रखी है। केसियन आगे बढ़कर उसके बालों पर हाथ फेरना चाहता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है और हाथ वापस खींच लेता है। इस बच्चे ने कभी मुझसे दूसरा कुछ नहीं मांगा, बस प्यार और अपनापन। क्या मैं कभी उसकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया? अगर नहीं, तो क्या मुझे उसे अपना बेटा कहने का हक है? खासकर तब जब मैंने उसकी माँ के बारे में सच उससे छुपा कर रखा, जो उसे दिल से प्यार करती थी। यही सोचते हुए वो ल्यूसियस के कमरे से बाहर चला जाता है। अपने कमरे में सोते हुए केसियन अतीत के सपने देखने लगता है। उस रात के जब वो गुस्से से अपने पिता के स्टडी में घुस आया था, उनसे जूलिया को चोट पहुंचाने और उसे सताने के बारे में सवाल जवाब करने।
उसे याद है कि पूर्व ड्यूक ने कितनी ठंडी और बेरहम आवाज में जवाब दिया था, जैसे उसने कुछ गलत किया ही ना हो, ये कहकर कि पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अनुशासित रखे। उस रात केसियन ने ठान लिया था कि वो अब अपने पिता की बातों को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देगा। वो पूर्व ड्यूक के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से जूलिया या उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसे इसका पछतावा होगा। केसियन मेज पर झुककर खतरे भरे अंदाज में कहता है, क्योंकि मैं इसका पछतावा करवाऊंगा। अपनी यादों को और टटोलते हुए केसियन को एक दिन याद आता है, ल्यूसियस के जन्म के कुछ समय बाद का, जब बच्चा रोना बंद ही नहीं कर रहा था। नानी ने बहुत कोशिश की लेकिन ल्यूसियस शांत नहीं हुआ। चिंतित होकर केसियन ये देखने गया कि क्या हो रहा है, और जब नानी ने स्थिति समझाई तो केसियन ने खुद ल्यूसियस को गोद में लेने को कहा। सिर्फ उसे बाहों में लेने ही ल्यूसियस तुरंत रोना बंद कर देता है और उसकी तरफ एक गर्म मासूम सी मुस्कान के साथ देखता है। उसी दिन औपचारिक रूप से उसका नाम ल्यूसियस रखा गया और उसी दिन केसियन ने ये फैसला किया कि वो उसे अपना बेटा बनाकर पालेगा, सिर्फ अपनी दिवंगत बहन की इज्जत की रक्षा करने के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी कि वो उससे सचमुच लगाव महसूस करने लगा था। ये फैसला सुनकर पूर्व ड्यूक आग बबूला हो गया। वो केसियन के तरफ झपटकर उसे मारने ही वाला था कि केसियन ने उसका हाथ पकड़ लिया, इससे पहले कि वो उसे थप्पड़ मार सके, और तेज चुभती नज़र से अपने पिता को देखते हुए उसने कहा कि ल्यूसियस न केवल उसका बेटा होगा बल्कि ड्यूकडम का उत्तराधिकारी भी होगा। केसियन सपने से उठते हुए सोचता है कि उसने जो भी किया सब ल्यूसियस के खातिर किया, तो फिर इसाबेला बार बार क्यों कहती रहती है कि ये सब काफ़ी नहीं है? वो उसके दिल की धड़कन क्यों तेज कर देती है? वो उसे हर कीमत पर क्यों बचाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे वो ल्यूसियस की रक्षा करना चाहता है? अगले दिन केसियन इसाबेला को अपने ऑफिस में बुलाता है। जब वे मिलते हैं वो उसे उस गुप्त कमरे में ले जाता है जहाँ जूलिया का चित्र है। अपने प्यारी बहन की पेंटिंग को देखते हुए केसियन कहता है कि उसका कोई इरादा नहीं था कि वो ल्यूसियस को उसकी असली माँ के बारे में बताए। अगर वो कर पाता तो वो ये राज अपनी कब्र तक साथ ले जाता। हालांकि फिलहाल इतना तो किया जा सकता है कि वो उससे उसकी मौसी के बारे में बात करे। वो इज़ाबेला से कहता है कि वो ल्यूसियस को बता दे कि जूलिया उसकी मौसी थी और ये कि वो जब चाहे इस कमरे में आकर उसका चित्र देख सकता है। ये सुनकर इज़ाबेला खुश हो जाती है, लेकिन वो जानती है कि ल्यूसियस कैसियन का इंतजार कर रहा है और उसे ये बात अपने पिता से ही सुनने की ज़रूरत है। इसलिए वो ड्यूक से यही कहती है। बेला के मुस्कुराते चेहरे से मोहित होकर कैसियन कहता है कि वो समझ गया है और वो खुद ल्यूसियस से बात करेगा। उसी दिन बाद में हम देखते हैं कि ल्यूसियस इज़ाबेला का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी हवेली के गलियारों में उसे खींचते हुए ले जा रहा है। वे उस गुप्त कमरे में पहुंचते हैं और ल्यूसियस गर्व से जूलिया की पेंटिंग दिखाता है, कहते हुए कि वो उसकी मौसी हैं और ये कि उसकी नानी ने बताया कि मौसी जूलिया उसके पिता की बड़ी बहन थी, एक ऐसी महिला जो किसी परी जितनी दयालु थी। इज़ाबेला ल्यूसियस की उत्सुकता देखकर मुस्कुराती है, उसकी खुशी से खुश होकर। लेकिन ये प्यारा पल तब टूटता है जब हवेली की एक नौकरानी आकर इज़ाबेला से कहती है कि कोई मेहमान उनका इंतजार कर रहा है। इज़ाबेला उलझन में पड़ जाती है, आखिर वो किसी के आने की उम्मीद नहीं कर रही थी। तभी नौकरानी बताती है कि मेहमान काउंटेस ऑफ बार्नाइन है, और ये सुनकर इज़ाबेला तन जाती है, तनाव में आ जाती है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।